सवाल देखो बेटा, क्लासिक मैकेनिक पुली प्लस जो है स्ट्रिंग वाला प्रॉब्लम। तो आप को इसमें क्या बोला गया है कि जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है S1, बेसिकली दोनों स्ट्रिंग का दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो सेम है। अब ये नीचे मास m मिला और ये मास m एक और रस्सी से लटका हुआ है जिसमें एक मासलेस पुली बंधी हुई है, इससे एक मासलेस स्प्रिंग बंधी हुई है जिसको अपन ने S2 बोला, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट K है और दूसरे साइड में एक एंड A है। ध्यान रखना ये एंड A मासलेस ही है, यहाँ कोई अलग से मास लटकाया नहीं गया है। तो इस पूरी पिक्चर में जो मैसिव चीज है वो केवल और केवल mg है। तो शुरू में आप ये सोचें या ये समझें कि मास m को बैलेंस करने के लिए, यानी मास m के वेट mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर से एक स्प्रिंग फोर्स आएगा, कितना kx नॉट। तो शुरू की इक्वेशन बनेगी आपकी kx नॉट इज इक्वल टू mg। ठीक सर, इधर रस्सी भी तो है। रस्सी है बेटा, मैं मानता हूं नीचे रस्सी है, पर रस्सी मासलेस है, पुली भी मासलेस है, नीचे जो स्प्रिंग लगी है वो भी मासलेस है और रस्सी का दूसरा एंड भी मासलेस है। तो नीचे तो पूरा मासलेस सिस्टम जो है जुड़ा हुआ है ना, तो मासलेस सिस्टम की वजह से यहाँ जो इनिशियल टेंशन है वो जीरो होगी। ठीक, तो फिर सर टेंशन डेवलप कैसे हुई आगे? अब आगे की बात, आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। हुआ ये है कि आपने इस एंड ए को नीचे धीरे 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 नीचे एल लेंथ से खींचा है। ठीक, तो ऐसे में क्या करो, देखो हमेशा याद रखो कि एक रस्सी जो है उसका सेगमेंट पहले अलग करो। अगर रस्सी में स्प्रिंग जुड़ी हुई है तो ये देखो, रस्सी जो है वो ए से बी तक है, उसके बाद तो स्प्रिंग चालू हो गई है ना। तो आप मेरी बात ध्यान से समझें कि ये वाला एंड, मान लीजिए ये एंड सी है और ये एंड डी है, तो डी जो है वो ग्राउंड में जुड़ा हुआ है और सी जो है वो एक रस्सी से कनेक्टेड है। तो सी डी की लेंथ कभी नहीं बढ़ने वाली। जब आप ए को नीचे खींचते हैं तो होता ये है कि जो बी है ना, बी ये ऊपर जाता है और मान लीजिए बी जो है वो x1 से ऊपर जाता है। कितने से ऊपर जाता है? x1 से। और चूंकि पुली मूविंग पुली है तो मान लीजिए पुली जो है वो x2 से नीचे आती है। ये कब होता है? जब आप a को l लेंथ नीचे खींचते हैं। तो उसको कंपनसेट करने के लिए b वाला एंड ऊपर गया x1 से और पुली नीचे आई x2 से, ऐसा हमने माना। अब देखिए ध्यान से, कुछ कुछ चीजें समझिए बात को, कुछ कुछ चीजें जो है समझिए कि अगर मैं बहुत स्लोली रस्सी को खींचता हूं तो ऊपर का जो मास m था वो खींचने के बाद भी बैलेंस होना चाहिए। तो सोचो अगर मास का ये एंड, अब ये पुली से कनेक्टेड था, अब अगर ये x2 से नीचे गया तो ये एंड भी तो x2 से नीचे गया और ये x2 से नीचे गया तो ये मास भी तो x2 से नीचे गया और मास x2 से नीचे गया तो ये स्प्रिंग एक्स्ट्रा खींच गई, कितना? x2। अब ये स्प्रिंग पहले से x0 खींची हुई थी और ये वापस से और कितना खींच गई? x2। तो इसने ऊपर की तरफ टोटल फोर्स F डैश क्या लगाया? k x2 प्लस x0 विच इज k x2 प्लस k x0। और आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में शुरू में ही k x2 को mg लिखा था। ठीक है, और ऐसा होने के बाद, यानी पुली के नीचे खींचने के बाद ये मास अभी भी इक्विलिब्रियम में है, तो मास का जो वेट है वो mg। और अब रस्सी में, इस नीचे वाली रस्सी में एक टेंशन डेवलप होगी, लेट्स से T1। तो असल में होगा क्या, मास m को बैलेंस करने के लिए mg प्लस T1 की वैल्यू F डैश यानी kx2 प्लस mg से बैलेंस होगी। तो mg गया कट बेटा, T1 की वैल्यू आई kx2। यानी पुली के ऊपर जो कनेक्टेड रस्सी है उसमें कितना टेंशन डेवलप हुआ है बेटा? kx2। ठीक, अब सुनिए, ये एंड जो है ये x2 से खींचा है। ठीक, नहीं, ये एंड जो है ये आपने x1 से खींचा माना है। ये वाला एंड जो है आपने x1 से खींचा माना है। तो इस रस्सी में, इस स्प्रिंग में कितना खिंचाव आया है? x1। और इस स्प्रिंग में खिंचाव आया है x1, तो स्प्रिंग ने कितना फोर्स जनरेट किया है? F2। कितना जनरेट किया है?
kx1, यानी इस रस्सी में जो टेंशन आया है T डैश, उसकी वैल्यू है kx1। ठीक, इधर T डैश आया है तो इधर भी T डैश आया है, विच इज इक्वल टू kx1। तो अब आप खुद सोचिए कि पुली अगर मासलेस है, ये वाली पुली, तो इसको ऊपर से किसने खींचा? T1 ने, जिसकी वैल्यू kx2 थी। नीचे से किसने खींचा? T डैश ने, और इधर से भी T डैश ने। ठीक, तो कुल कितने फोर्स ने खींचा? 2T डैश ने। तो 2T डैश इज इक्वल टू T1। 2T डैश की वैल्यू kx1 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू kx2। तो यहां से आपको समझ में आया कि जो x1 की वैल्यू है वो x2/2 है। मैग्नीट्यूड वाइज x1 की वैल्यू x2/2 है, यानी कि अब मैं पुली को देखूं तो पुली x2 नीचे आती है, और मैं ये एंड B को देखूं जो स्प्रिंग से कनेक्टेड था, तो ये x1 ऊपर गया था। पर अब मुझे पता चला कि x1 इज एक्चुअली x2/2, तो x1 को मैंने क्या रख दिया? x2/2 ऊपर की तरफ, है ना। मैग्नीट्यूड वाइज जो B का डिस्प्लेसमेंट x1 है, वो पुली के डिस्प्लेसमेंट x2 का आधा है। और इधर वाला जो एंड A था, ये तो मुझे पता ही है कि L नीचे गया था। तो अब मैं क्या करूंगा? इस पुली और रस्सी के कॉम्बिनेशन पर पुली कंस्ट्रेंट लगा दूंगा। अब मुझे बताओ कि पुली कंस्ट्रेंट क्या होता है? बेटा, पुली कंस्ट्रेंट ये होता है कि x पुली इज इक्वल टू x लेफ्ट प्लस x राइट डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसमें एक डायरेक्शन पॉजिटिव माननी पड़ती है, मैंने नीचे वाली पॉजिटिव मान ली। ठीक, तो x पुली कितना? x2। x लेफ्ट कितना? -x1, बट उसको मैं -x2/2 लिख देता हूं। और x राइट कितना? नीचे की तरफ l, नीचे की तरफ l, तो प्लस l डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से 2x2 की वैल्यू बनी -x2/2 प्लस l, तो यहां से l की वैल्यू बनी 2x2 प्लस x2/2 विच इज इक्वल टू 5x2/2। तो यहां से x2 की वैल्यू बनी, कितनी बनी? 12/5। यही आपसे पूछा गया था कि पुली कितना नीचे जाती है। पुली कितना नीचे जाती है पूछा गया था ना। व्हाट डिस्टेंस डज द ब्लॉक m मूव। हाँ ठीक है, तो अब अगर पुली, आप खुद सोचिए ना, पुली डायरेक्टली ब्लॉक से कनेक्टेड थी ये m मास से, तो अगर ये पुली नीचे गई x2 से, तो स्ट्रिंग का ये वाला एंड नीचे आया x2 से, तो स्ट्रिंग का ये वाला एंड नीचे आया x2 से, तो मास m भी नीचे आया कितने से? x2 से। तो आपका जो आंसर है वो है x2 इज इक्वल टू 12/5।